अब सबसे पहले रुक कर लेते हैं इस वक्त की बड़ी जानकारी का। बड़ी खबर, अहम जानकारी आ रही है इस वक्त की सामने, बड़ा अपडेट बताने जा रहे हैं सूत्रों के हवाले से। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है सामने, सुभाषपा के साथ गठबंधन के पहले शर्तों पर मंथन होता हुआ नजर आ सकता है और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह खुद इस पूरे मुद्दे को लेकर नजर बनाए रखे हैं। ओपी राजभर को बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है और गाजीपुर उपचुनाव को लेकर बीजेपी कर रही है विचार। तो इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे, उपचुनाव में अरुण राजभर पर दांव लगा सकती है बीजेपी। तो सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर है, सुभाषपा के साथ गठबंधन के पहले शर्तों पर मंथन होगा, ये इस वक्त की अहम जानकारी। गृह मंत्री अमित शाह खुद इस पे नजर रख रहे हैं। वहीं ओपी राजभर को बड़ी जिम्मेदारी भी मिलती हुई नजर आएगी और गाजीपुर उपचुनाव को लेकर बीजेपी विचार कर रही है। वहीं उपचुनाव में अरुण राजभर पर दांव लगा सकती है बीजेपी। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी सूत्रों के हवाले से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि सुभाषपा के साथ गठबंधन के पहले शर्तों पर मंथन हो सकता है। गृह मंत्री अमित शाह खुद इस पर नजर रख रहे हैं और ओपी राजभर को बड़ी जिम्मेदारी मिलती हुई नजर आ सकती है। आने वाले समय में गाजीपुर उपचुनाव को लेकर बीजेपी लगातार विचार कर रही है और उपचुनाव में अरुण राजभर पर दांव लगाने का विचार कर रही है बीजेपी। तो ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी सूत्रों के हवाले से, जहां सुभाषपा के साथ गठबंधन के तमाम बातें निकलकर सामने आई हैं और गृह मंत्री अमित शाह खुद इस पर नजर बनाए रखे हुए हैं। और टीएन मिश्रा जुड़ चुके हैं हमारे साथ। टीएन मिश्रा, तो ओम प्रकाश राजभर के साथ जो गठबंधन होना है उस पर पहले शर्तों पर मंथन होगा और गृह मंत्री ने खुद इस पर नजर बना के रखी हुई है, क्या कुछ जानकारी आपके पास? देखिए अनिशा, ये सही कह रहा है। अभी क्या है कि ये सिर्फ सूत्रों से खबर आ रही है कि राजभर से जो है उनकी बात हुई है और गृह मंत्री अमित शाह से साथ ही बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, ये बात आ रहा है कि इन लोगों के आपस में बात हुई है और ये जो है गठबंधन बनेगा और ये भाजपा के साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे, ऐसा कहा जा रहा है। लेकिन राजभर के एक बयान ये भी आया है कल कि उसमें राजभर ने कहा है कि मायावती को प्रधानमंत्री बनाया जाए और खुद पूर्वांचल से उनकी पार्टी और पश्चिम उत्तर प्रदेश से जो है आरएलडी, ये मिल करके अगर चुनाव लड़े तो बहुत कुछ जो है 80% सीटों पर असर पड़ेगा और इसको लेकर के उन्होंने ये बयान भी जारी किया है। तो ये भी असमंजस में है दोनों तरफ, राजभर को समझ पाना बहुत मुश्किल है, उनकी चाल क्या रहती है, वो क्या कहते हैं, ये दोनों अलग अलग बातें होती है। लेकिन अभी जो पुख्ता सूत्रों से खबर आ रही है उसमें कहा जा रहा है गृह मंत्री अमित शाह ने साथ क्लीन चिट दे दी है कि इनको जो है हम इसमें शामिल करें अपने गठबंधन में और भाजपा के साथ मिलकर राजभर चुनाव लड़े। और इसके साथ ये भी है कि अरुण राजभर को जो गाजीपुर में उपचुनाव होना है तो उसमें उनको प्रत्याशी बनाने की शायद लालच दिया रहा है और खुद ओपी राजभर को एक कद्दावर मंत्री का कोई पद देने की भी ऑफर दिया गया है। जो ऐसी सूत्रों से खबर आ रही है कि जो ऐसी दिल्ली में कोई जो बैठक हुई है इन लोगों की, ये बात सामने आई है। अब देखना यह है कि भविष्य के घर में क्या होता है और ये लगातार, क्योंकि राजभर का बयान आ रहा है मायावती के फेवर में कि मायावती को पीएम बनाया जाए और जो है पूर्वांचल से उनको और पश्चिम उत्तर प्रदेश से आरएलडी इनको शामिल किया जाए, तो जिससे जो है बीजेपी को, तो दोनों तरफ को, एक तरफ भाजपा के पाले में है और दूसरी तरफ विपक्ष की एकता को लेकर के लगातार उन्होंने शिवपाल पे भी कमेंट किया है। तो कुल मिला के है कि देखना यह है कि समय आएगा तो राजभर किस करवट में बैठता है इनका और ये भाजपा के साथ जाते हैं या विपक्ष में अलग जाते हैं। जी बिल्कुल टीएन मिश्रा, तो कहा जा सकता है कि पूरब से लेकर पश्चिम तक सियासत के कुछ नए समीकरण बढ़ते हुए नजर आ सकते हैं क्या? जी पक्का है, अगर ये होता है तो जरूर समीकरण नए बनेंगे। उसके पीछे क्या है कि राजभर का क्या है, अपना वोटों का गणित अलग है, ये लगातार कह रहे हैं। इधर भाजपा के पाले में भी लगे, बीच में उनको सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की चर्चा चली थी, लेकिन वो चर्चा ही उन्होंने खुद खारिज कर दिया कि हाँ हमारी मुलाकात नहीं हुई है। तो इसको लेकर के अब इस बैठक क्या ये भी कोई पुष्टि न भाजपा वाले कर रहे हैं और न राजभर कर रहे हैं, इनमें दोनों तत्व जो है कोई पुष्टि नहीं कर रहा है। ठीक है टीएन मिश्रा, सुनेंगे आपको, ठीक है। और इसी बीच हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता एसएन सिंह जुड़ चुके हैं। एसएन सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है जनता टीवी पर। एसएन सिंह जी, क्या आप तक हमारी आवाज पहुंच पा रही है? जी 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 बिल्कुल बिल्कुल, तो बहुत बहुत स्वागत है एसएन सिंह जी। तो जिस तरह से ये नए समीकरण कुछ सुभाषपा के साथ बनते हुए नजर आ रहे हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, निश्चित तौर पे आकलन करना और अनुमान करना आप लोगों का हक बनता है, आप करिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता होने के नाते मैं जरूर कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से 2014 और 19 में बड़ी जीत हासिल की, उसी तरह 2024 में
फिर एक बार भारतीय जनता पार्टी की बड़ी जीत होने जा रही है। और राष्ट्रवाद और विकासवाद के साथ जो भी भारतीय जनता पार्टी में आएगा उसका स्वागत है। लेकिन अभी न सुभाषपा के तरफ से कुछ भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठगण से कुछ कहा गया, ना भारतीय जनता पार्टी कुछ कही है। हाँ, निश्चित तौर पे सभी लोग ये चाहते हैं कि विकास के साथ आना, राष्ट्रवाद के साथ आना, और राष्ट्रवाद और विकासवाद को हमारी विचारधारा को अपनाते हुए कोई भारतीय जनता पार्टी के विकास रथ के साथ आता है तो भूर उसका स्वागत, क्योंकि अधिकांश पार्टियां ये जान रही हैं कि 2024 में भी भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बन रही है, तो विकास के साथ कौन नहीं आना चाहेगा, खुशहाली के साथ कौन नहीं आना चाहेगा, समृद्धि के साथ कौन नहीं आना चाहेगा। तो मुझे लगता है कि आप एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, निश्चित तौर पे आप आकलन करिए, लेकिन अभी ना सुभाषपा की तरफ से भारतीय जनता पार्टी के किसी वरिष्ठगण के यहाँ कोई प्रस्ताव रखा गया, ना भारतीय जनता पार्टी इस पर मुहर लगाई। जब कोई ऐसी बात होती है तो हमारे वरिष्ठगण उस पर चर्चा करेंगे। ठीक है, बिल्कुल। और इसी बीच सुभाषपा से प्रवक्ता इजहार अली भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इजहार जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका जनता टीवी पर। जी, थैंक यू। बिल्कुल इजहार जी, तो एसएन सिंह जी की भी बातों को सुना और सूत्रों के हवाले से ये जानकारी हमें मिल पा रही है कि मायावती के साथ मिलकर बीजेपी के पाले में जाने का मन बना रहे हैं ओपी राजभर। इस खबर में कितनी सच्चाई और क्या कुछ कहना चाहेंगे, किस तरह से देखते हैं इस खबर को आप? नहीं मैडम, आप लोगों के भाई आप स्वतंत्र हैं सारी खबर चलाने के लिए, और आज तक हम ये सूत्र हैं, ये सूत्र ही हम लोग नहीं जान पाए हैं सूत्र कहाँ से खबर दे देते हैं। देखिए, हमारी बातचीत या हमारे नेतृत्व का जो भी गठबंधन करना न करना ये राष्ट्रीय नेतृत्व का विषय होता है, राष्ट्रीय प्रवक्ताओं का नहीं ये विषय है। लेकिन हम लोगों को जो जानकारी है वो अभी कोई किसी प्रकार की बात किसी से नहीं हो रही है। हाँ, बहन जी से, बहन कुमारी मायावती जी से हमारे नेता ने कहा है कि हम अभी 7 अक्टूबर को वंचित जागरण यात्रा लेकर पटना जा रहे हैं, उसके बीच में अगर कोई बात होगी बहन जी से तो आपको जरूर बताएगा हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व। जी ठीक है। एसएन सिंह जी, क्या लगता है महाराष्ट्र की तरह यूपी में भी बड़े सियासी फेरबदल देखे जा सकते हैं आने वाले समय में? देखिए, आप महाराष्ट्र की जो चर्चा कर रही हैं तो शरद पवार जी की एक बात से चर्चा की शुरुआत करिए। शरद पवार साहब कहते हैं राजीव गांधी के देहांत के बाद जब नरसिंहा राव उनकी तर्ज पे मैंने बोला, एसएन सिंह जी, उनकी तर्ज पे मैंने बोला कि क्या महाराष्ट्र की तरह यूपी की सियासत में भी कोई फेरबदल देखने को मिल सकता है क्या? नहीं, इसी बात पे मैं कह रहा हूँ। शरद पवार जी एक बहुत अच्छी बात कहते हैं। उन्होंने कहा कि राजनीति में जब जब योग्यता आधार नहीं बनेगा और जब योग्यता को कुचला जाएगा और पिता पुत्र के संबंधों के नाते सत्ता का हस्तांतरण होगा तो निश्चित तौर पे योग्यता अपना रास्ता तय करेगा। ये कौन कह रहा है? शरद पवार जी कहे थे। तो मुझे लगता है कि सच्चाई को बयां किए थे और वो सच्चाई आज परिपूर्ण हो रही है। कहीं पे भी पूरे देश में जहां सत्ता का हस्तांतरण योग्यता का आधार न बनते हुए पिता पुत्र के नाते होगा, वहां निश्चित तौर पे पार्टी में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बगावत करेंगे, क्योंकि वो जमीन तैयार किए हुए फाउंडेशन डे से हैं। आप उत्तर प्रदेश में ही देख लीजिए, समाजवादी पार्टी में क्या टूट नहीं पड़ी। शिवपाल जी क्या अलग पार्टी नहीं बनाए थे, वो इसी नाते बनाए थे, वो अपने को अखिलेश जी से योग्य मानते थे और थे भी। फाउंडेशन डे से वो मुलायम सिंह जी के साथी थे, मंत्रिमंडल के सहयोगी थे, संगठन के सहयोगी थे, उनके पास अच्छी जानकारी थी। तो जब योग्यता को कुचला जाता है तो योग्यता अपना रास्ता तय करती है। मुझे लगता है कि ये फार्मूला आगे भी लागू होगा, क्योंकि यही सच्चाई है। हर योग्य व्यक्ति और राजनीतिक व्यक्ति की महत्वाकांक्षा होती है आगे बढ़ने के लिए, जनता के लिए कार्य करने के लिए, कि जब उसको कार्य नहीं करने दिया जाएगा तो वो रास्ता स्वतंत्र है चुनेगा। मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश में, बिहार में इस तरह की बहुत सारे संकट आने वाले हैं परिवारवादी पार्टियों को। ठीक है। एसएन सिंह जी, आपसे ये सवाल भी पूछना चाहेंगे कि इजहार अली जी ने जैसा कि कहा है कि सुभाषपा की जो मीटिंग है वो फिलहाल अभी बसपा के साथ चल रही है, लेकिन सूत्रों के हवाले से जो हमारे पास जानकारी आई है वो ये है कि आगामी उपचुनाव में अरुण राजभर पर दाव खेल सकती है बीजेपी। देखिए, आकलन करना और सच्चाई दोनों में अंतर होता है जी। जब कोई सच्चाई सामने आएगी तो उस पर बयान दिया जाएगा। अभी तक की तो सच्चाई है कि भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत की 2024 में फिर एक बार सरकार बनाने जा रही है। जो हमने 9 साल में जो प्रदेश के, देश के खुशहाली के लिए कार्य किए हैं, राष्ट्र की समृद्धि के लिए कार्य किए हैं, निश्चित तौर पे वोट जनता देती है। जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ है और भारतीय जनता पार्टी के विकास के साथ बहुत सारे लोग सहयोगी बनकर आना चाहते हैं, उनका स्वागत है, होना भी चाहिए। राजनीति में सहयोगियों का
भरपूर स्वागत होना चाहिए, सम्मान होना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी अपने सहयोगियों का सम्मान करती है और पार्टियों की तरह नहीं है कि चुनाव बीत जाने के बाद उनको हटा दीजिए। आप देखिए केंद्र में पूर्ण बहुमत की 2019 में सरकार बनती है, उसके बाद भी अपने सहयोगियों को सम्मान देने का भारतीय जनता पार्टी कार्य करती है। तो निश्चित तौर पे विश्वसनीयता एक बड़ी चीज होती है, विश्वास एक बड़ी चीज होती है। वह विश्वास भारतीय जनता पार्टी के साथ है। तो जो भी सहयोगी हमारे साथ आएंगे, आगे आगे जैसे भी जानकारी होगी हम लोग उस पर बयान देंगे। ठीक है इजहार जी, तो बीजेपी प्रवक्ता एसएन सिंह जी द्वारा सहयोगियों का स्वागत तो कर लिया गया, आपका क्या कुछ रिएक्शन? नहीं, वो उनका अपना विषय है, किसको स्वागत करेंगे किसका नहीं करेंगे। लेकिन मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि सुहेल तो भारतीय समाज पार्टी की, भारतीय जनता पार्टी की कोई बात नहीं हो रही है। हाँ, ये मैं जरूर देख रहा हूँ कि जिस तरीके से सोशल मीडिया के माध्यम से, आप लोगों के चैनलों के माध्यम से ये चल रहा है कि गठबंधन होने जा रहा है सुभाषपा का और भाजपा का, और ये सीट दे दिया है अरुण जी को वहां से गाजीपुर लोकसभा उपचुनाव के लिए। तो इजहार जी, हम भी उसी आधार पे कह रहे हैं क्योंकि बीते दिनों काफी ज्यादा मीटिंग्स देखने को मिली थी सुभाषपा प्रमुख ओपी राजभर की बीजेपी प्रवक्ताओं के साथ, बीजेपी नेताओं के साथ। तो उसी बिहाफ पे ये सूत्रों के हवाले से खबर निकल कर आ पाती है, लेकिन पुष्टि करने का काम आप ही लोग करते हैं। नहीं नहीं नहीं, देखिए हमारे नेता श्री ओम प्रकाश राजभर जी हमारे पार्टी का जो विधानमंडल दल है उसके नेता हैं और हमारे 6 विधायक हैं। और हम उन जो हमारा क्षेत्रीय विधायकों का जो क्षेत्र है और जनता के काम के लिए हमारे नेता माननीय मुख्यमंत्री से भी मिलते हैं, जनता के काम को लेके माननीय ब्रजेश पाठक जी से भी मिलते हैं, दयाशंकर जी से भी मिलते हैं और केशव प्रसाद मौर्य जी से और तमाम मंत्रियों से मिलते हैं। क्योंकि सरकार में भारतीय जनता पार्टी है तो काम जो होगा वो सरकार के माध्यम से ही सरकार मंत्री लोग करेंगे ना, तो मिलेंगे तो उन्हीं से। भाई बहन जी से इस संबंध में किसी का क्षेत्र की जनता को काम लेके मिलेंगे तो वो तो करेंगे नहीं, करेगी तो सरकार ही। तो वो मिलना और उसके लिए आप गठबंधन का कयास लगा लेना, ये तो बस खाली एक कयास भर है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। बाकी जनता के काम के लिए हम लोग प्रतिबद्ध हैं और उसी प्रतिबद्धता के साथ हम लोग मिलते रहते हैं और जनता का काम कराते रहते हैं। ठीक है, तो गठबंधन पर मुहर लगती है या नहीं, ये आने वाला समय बताएगा। और फिलहाल दोनों प्रवक्ताओं का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। माफी चाहेंगे, समय थोड़ा सा कम है, इस वजह से बात को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता है। और हमारे साथ हमारे सहयोगी टीएन मिश्रा भी जुड़े हुए थे, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और इस बीच एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। बड़ी खबर अहम जानकारी आ रही है इस वक्त के सामने, एक और बड़ा अपडेट आपको बताने जा रहे हैं। प्रमाण पत्र और किट वितरण कार्यक्रम में आज शिरकत करते हुए नजर आएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ और भिक्षावृत्ति विमुक्त कार्यक्रम में शामिल होंगे सीएम योगी। तो सीएम योगी इन तमाम कार्यक्रमों में शामिल होंगे और भिक्षावृत्ति विमुक्त बच्चों का ये कार्यक्रम है जिसमें शामिल होने के लिए पहुंचेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। वहीं बाल सेवा योजना का ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। दोपहर 12 बजे ये कार्यक्रम आयोजित होता हुआ नजर आएगा जिसमें सीएम योगी शिरकत करते हुए देखे जाएंगे। और आपको बता दें कि भिक्षावृत्ति से मुक्त हुए बच्चों को प्रमाण पत्र और किट का वितरण करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। और एक बार फिर से रुक कर लेते हैं अपने संवाददाता टीएन मिश्रा का, एक बार फिर से जुड़ चुके हैं हमारे साथ टीएन मिश्रा। तो आज सीएम योगी आदित्यनाथ भिक्षावृत्ति से विमुक्त हुए बच्चों को प्रमाण पत्र और किट का वितरण करेंगे, क्या कुछ कार्यक्रम से जुड़ी हुई क्या कुछ जानकारी है कि छोटे छोटे बच्चे, महिलाएं और बुजुर्ग तमाम लोग भिक्षावृत्ति करते हैं और तमाम गिरोह हैं। ये ऐसे गिरोह हैं जो लोग जो बच्चों को लाते हैं और चौराहों पे छोड़ देते हैं सुबह और पूरा दिन उनसे भीख मंगवाते हैं और शाम को उनसे जो पैसा इकट्ठा होता है वो उससे बांट लेते हैं। तो इसको लेकर के लखनऊ सहित कई महानगरों में अभियान चला है जहाँ भिक्षावृत्ति बच्चे हटाए गए हैं। लखनऊ में 103 बच्चों को हटा करके इनको रेस्क्यू करके बाकायदा पढ़ाई की कराई जा रही है। इनको हॉस्टल में रखा गया है, चिन्हट में इनको नगर निगम में रख रखा है और यहाँ लगातार काम चल रहा है। तो इसको लेकर के जो बच्चे हैं उनको नया सेशन शुरू हो रहा है स्कूल का, उनको स्कूल जाना है तो उनको किताबों की किट और दी जाएंगी। इसके साथ ही 25 रुपए महीने इनको जो अलग स्टाइपेंड टाइप का दिया जाएगा, तो 3 महीने में 7,500 रुपए होगा। ये प्रत्येक बच्चे को इसका भुगतान भी किया जाएगा। तो आज सीएम योगी आदित्यनाथ खुद इसका वो करेंगे, अनावरण करेंगे और बच्चों को अपने बुलाए कालिदास आवास मार्ग पर अपने बुलाए उन्होंने सरकारी आवास पर, और वहीं पर दिन में 12 बजे जो है उनको जो है ये सब करेंगे और उद्घाटन कार्यक्रम होगा। इसके बाद क्या है और शहरों में भी भिक्षावृत्ति कर रहे बच्चों को मुक्त कराने का अभियान चलने की उम्मीद की जा रही है। जी बच्चा
ठीक है टीएन मिश्रा, तो लगभग कितने बच्चे इस कार्यक्रम में शामिल होने की उम्मीद और कितने बच्चों को ये प्रमाण पत्र वितरित किए जाएंगे? ये लखनऊ के 103 बच्चे हैं जिनको कल जो डीएम ने जो है यहाँ इकट्ठा किया था स्मार्ट सिटी रूम में, और इनके साथ डीएम ने बातचीत भी की थी, बच्चों की बातें जानी थी और उनको अपनी योजनाएं बताई थी कि किस तरह आगे जा करके और वो पढ़ लिख सकते हैं और सड़क से भीख मांगने के बजाय उनका रास्ता क्या है। तो इसके साथ इनका एक रिव्यू उद्देश्य सरकार का है कि दूसरे बच्चों को भी उत्साहित करना है कि वो सड़क से भीख मांगना छोड़ें और मेन धारा में आए, पढ़ाई करें और आगे कुछ अपना कैरियर बना करके काम कर सकते हैं। तो 103 बच्चे हैं जिनको आज जो है ये सम्मान समारोह में भेजा जाना है और वहां इनको किट दी जाएगी। ठीक। और टीएन मिश्रा, क्या लगता है कि इस कार्यक्रम के बाद, इस आयोजन के बाद प्रमाण पत्र वितरित किए जाएंगे, उसके बाद किस दिशा में उनको आगे बढ़ाने के लिए प्रयास किया जाएगा बीजेपी द्वारा और सीएम योगी आदित्यनाथ द्वारा? ये लगातार अभियान तो जिला प्रशासन और नगर निगम का है। यहाँ के कमिश्नर डॉक्टर रोशन जैकब हैं, वो इसकी सबसे ज्यादा इंटरेस्ट किया और बच्चों को रिसीव कराने में उनका बहुत योगदान है। तो ये लखनऊ से बड़ी कमिश्नरी जहाँ जहाँ कमिश्नरेट है वहाँ ये काम किया जा रहा है। ये बच्चे जो 103 बच्चे भी अभी उम्मीद की जा रही है इनकी संख्या बढ़ेगी, क्योंकि अब नए बच्चे भी जो चौराहों पे दिखाई देने लगे हैं उनको फिर नगर निगम के थ्रू वापस देंगे और उन ले करके बुला करके कोशिश करेंगे। कि देखा यह जा रहा है ज्यादातर बच्चों और उनके अभिभावक वो तैयार नहीं होते, उनको चौराहों में भीख मांगना ज्यादा बेटर लगता है अपेक्षाकृत पढ़ाई करना, क्योंकि उनके माँ बाप खुद सामने आ जाते हैं कि मैं भेजूंगा नहीं। लेकिन फिर भी प्रशासन काफी मेहनत करता है कि उनको लेकर के अपने हॉस्टल रखे, उनको पढ़ाई कराए और सारी सुविधाएं दे, उनके खाने पीने का, उनके कपड़ों का सारा इंतजाम प्रशासन कर रहा है। तो आज 103 बच्चों का जो है ये कार्यक्रम होना है। ठीक है टीएन मिश्रा, तो हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज ये विशेष कार्यक्रम आयोजित होगा जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ भी शिरकत करते हुए नजर आएंगे। और इस बीच एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। बड़ी खबर, अहम जानकारी आ रही है सामने। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की एक अहम बैठक है और इसी से जुड़ा हुआ बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की ये बैठक आयोजित होगी और इस बैठक में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर महत्वपूर्ण ये बैठक होनी है। बैठक में बोर्ड के सभी सदस्य शामिल होंगे और यूसीसी पर बनाए गए ड्राफ्ट पर बैठक में चर्चा होगी। तो जनता से यूसीसी पर आपत्ति दर्ज कराने की अपील भी की जाएगी और बैठक में बोर्ड के सभी सदस्य शामिल होंगे। कुर्बानी की अहमियत, कुर्बानी की फजीलत और मौजूदा और अब अगली खबर आजमगढ़ की है, जहां घर में आकाशीय बिजली गिरने से 6 लोगों की मौत हो गई और इसके बाद पूरे जिले में प्रशासन अलर्ट है। परिवारजनों को सरकार की तरफ से आपदा सहयोग की डीएम ने संस्तुति की है। वहीं ये जो दूसरी तस्वीर आप टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं वो है गाजीपुर की, जहां आकाशीय बिजली की चपेट में आने से 2 लोगों की यहां पर भी मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि दोनों गंगा किनारे टहल रहे थे और इसी दौरान आकाशीय बिजली गिरने से वो उसकी चपेट में आ गए और ये बड़ा हादसा हो गया। तो ये अलग अलग जगहों से 2 तस्वीरें आपके सामने, जहां पर आकाशीय बिजली गिरने से हादसा हुआ है। पहली तस्वीर आजमगढ़ से है, दूसरी तस्वीर गाजीपुर से आप देख पा रहे हैं। दोनों ही जगह पर आकाशीय बिजली गिरने से हादसा हुआ और आकाशीय बिजली की चपेट में आने से मौत की खबर भी मिल पा रही है। आकाशीय बिजली ने कहर बरपाया है आजमगढ़ और गाजीपुर में, और गाजीपुर में 2 लोगों की मौत बताई जा रही है। वहीं आजमगढ़ में भी आकाशीय बिजली की चपेट में आने से मौत हुई है। तो ये आजमगढ़ और गाजीपुर की 2 अहम खबरें हम आपको बता रहे हैं। 2 तस्वीरें आजमगढ़ और गाजीपुर से। तो आजमगढ़ में 6 लोगों की मौत बताई जा रही है। वहीं गाजीपुर में भी 2 लोगों ने आकाशीय बिजली के हादसे के दौरान अपनी जान गंवा दी है। तो आकाशीय बिजली ने तकरीबन 8 लोगों की जिंदगी ली और आजमगढ़ और गाजीपुर की ये तस्वीरें आपके सामने हैं और किस तरह से आकाशीय बिजली ने कहर बरपाया है। ये वाकई में काफी ज्यादा दर्दनाक घटना है। इसको लेकर दामनी ऐप का भी शुभारंभ किया गया था और ये बताया गया था कि इस ऐप के माध्यम से 40 मिनट पहले ही ये जानकारी मिल जाएगी कि आकाशीय बिजली कहां गिरने वाली है। और फिलहाल अब रुक कर लेते हैं 2 मिनट में 10 बड़ी खबरों का। देवरिया में स्कूल में झाड़ू लगाती दिखी मासूम, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल, मामले में प्रशासन बेसुध। अमरोहा में पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़, फायरिंग में बदमाश को लगी गोली, पुलिस को एक तमंचा और कारतूस भी बरामद। इटावा में दुकान पर चोरी के इरादे से पहुंचे बदमाश, दुकानदार पर धारदार हथियार से किया गया हमला, पुलिस कर रही है मामले की जांच। संत कबीर नगर में पति बना हत्यारा, पत्नी का गला घोंच के उतारा उसे मौत की घाट, शव को कब्जे में लेकर जांच में जुटी पुलिस।
दुधवा टाइगर रिजर्व में हाथियों संग सेल्फी लेना 3 युवकों पर भारी पड़ गया। वहीं युवकों पर बिगड़े हाथी, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। फतेहपुर में अवैध टेम्पो स्टैंड का संचालन, टेम्पो चालकों से बदमाश कर रहे थे वसूली, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। कानपुर देहात में तेज रफ्तार का कहर, अज्ञात वाहन ने पुलिस कर्मियों को मारी टक्कर, ओवरब्रिज के नीचे गिरने से एक सिपाही की मौत। लखीमपुर खीरी में पति पत्नी को अज्ञात वाहन ने मारी जोरदार टक्कर, घायल अवस्था में अस्पताल में कराया गया भर्ती, इलाज के दौरान पति की मौत। सहारनपुर में रिटायर्ड आईपीएस अमिताभ ठाकुर ने चंद्रशेखर आजाद से की मुलाकात, जाना हालचाल, मामले में सीबीआई की जांच की मांग। बांदा में पति पत्नी ने खाया जहर, परिजनों ने जिला प्रशासन माफी चाहेंगे, जिला अस्पताल में कराया भर्ती। वहीं बबेरू थाने के हरदौली का पूरा मामला। फिलहाल इस वक्त के बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, देखते रहिए जनता टीवी।